नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम, जहां बीते कई वर्षों से आपको मिल रही हैं कृषि जगत से जुड़ी हुई तमाम नई नई जानकारियां। हमेशा की तरह आज के कार्यक्रम में भी होंगे 3 सेगमेंट। सबसे पहले बात करेंगे विज्ञान और किसान की, उसके बाद नजर डालेंगे कृषि स्टार्टअप पर और अंत में दिखाएंगे फार्मिंग इंडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। हमारे देश में पशुओं में चिचड़ी यानी किलनी लगना आम बात है। इससे पशुओं को काफ़ी परेशानी होती है। चिचड़ी पशुओं का खून चूस लेती है, जिससे उनके स्वास्थ्य में गिरावट होती है और साथ ही साथ उनकी उत्पादक क्षमता भी घट जाती है और इसका नुकसान हमारे पशुपालकों को झेलना पड़ता है। क्या है इसका समाधान? किस तरीके से हर्बल दवाओं का इस्तेमाल हमारे किसान कर सकते हैं? किस तरह के शोध इस दिशा में किए जा रहे हैं? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। चिचड़ी को किलनी भी कहा जाता है। ये थन, गलकंबल, कान और शरीर के दूसरे अंगों पर हमला करती है। पूरे जीवन काल में एक चिचड़ी कम से कम 30 बूंद खून चूस लेती है। पशु को एक बार चिचड़ी लग जाए तो फिर उनकी संख्या लगातार बढ़ती रहती है। संख्या जितनी ज्यादा होगी, पशु उतनी ही तेजी से कमजोर होता चला जाएगा। चिचड़ियों का कई तरह से इलाज किया जाता है। किसान आमतौर पर किलनी नाशक रसायनों का इस्तेमाल करते हैं। इनसे न सिर्फ लार्वा और छोटी चिचड़ियां मर जाती हैं, बल्कि बड़े कीट भी खत्म हो जाते हैं। लेकिन समस्या ये है कि चिचड़ी दोबारा पनप जाती है और दवाओं के विरुद्ध जल्दी प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित होना आम बात है। ऐसे में नई दवाओं की खोज जरूरी है। वैसे चिचड़ियों का देसी इलाज भी मौजूद है। बहुत से पौधों में प्राप्त सामग्री में कीटनाशक, विकास अवरोधक और एंटी मोल्टिंग गुण पाए जाते हैं। ये सामग्री न सिर्फ आसानी से उपलब्ध है, बल्कि सस्ती और पर्यावरण हितैषी भी है। गुजरात में राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान यानी NIF नाम का एक संगठन काम कर रहा है। इसने नीम और मोंग पेपर के पत्तों को मिलाकर एक पॉली हर्बल दवा तैयार की है। NIF ने इस काम में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल का भी सहयोग लिया है। संस्थान ने साल 2019-20 के दौरान करनाल, जींद और भिवानी में 203 पशुओं पर इसको आजमाया। दवा तैयार करना आसान है। नीम की लगभग 2.5 किलो ताजा पत्तियों को 4 लीटर गुनगुने पानी में रखा जाता है। इसी तरह मोंग पेपर की करीब 1 किलो पत्तियों को भी 2 लीटर गुनगुने पानी में रखा जाता है। इस्तेमाल के समय 3600 मिलीलीटर ताजे पानी में 400 मिलीलीटर दवा मिलानी होगी। वैज्ञानिकों ने प्रयोग के दौरान पशु पर इसे दिन में 2 बार सुबह और शाम इस्तेमाल किया। 7वें, 14वें, 21वें और 28वें दिन इस पॉली हर्बल दवा के असर का आकलन किया गया तो पाया गया कि चिचड़ियों की संख्या काफी कम हो गई है। 28वां दिन आते आते पीड़ित पशुओं पर दवाई का प्रभाव 92.97% देखा गया। 45 दिन के दौरान इलाज की लागत महज 20 से 30 रुपए रही। अगर साल भर का हिसाब जोड़े तो कुल खर्च 160 से 240 रुपए होगा। किसानों की ओर से इस दवा के बारे में सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली है। तो अभी आपने जाना कि किस तरीके से चिचड़ी की समस्या का समाधान किया जा सकता है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर की, यानी पशुपालन के क्षेत्र से जुड़े हुए किसानों के लिए क्या है विशेषज्ञों की सलाह। मार्च माह में गर्मी में होने वाले रोगों के प्रति विशेष ध्यान रखना और सावधानी बरतनी चाहिए। पशुओं को उनकी शारीरिक अवस्था एवं आवश्यकता के अनुसार उचित मात्रा में खनिज मिश्रण 30 से 50 ग्राम प्रतिदिन देना चाहिए। इस माह में पशुओं को खुरपका, मुंहपका, FMD, एंथ्रेक्स, रेबीज एवं अन्य रोगों का टीकाकरण अगर नहीं हुआ है तो अवश्य करा लें। पशुओं के दूध उत्पादन में कमी हो रही हो तो पशुओं के पोषण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पशु चिकित्सक के परामर्शानुसार आवश्यक जांच जरूर करवानी चाहिए। आने वाले समय में पशुओं में गर्भ संबंधी एवं अन्य रोगों की समस्या होने पर तुरंत चिकित्सीय परामर्श लेना चाहिए। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी कृषि दर्शन जारी रहेगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल
और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर। इस भाग में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं उन किसानों से जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में अहम योगदान दिया है और इसको सराहते हुए उन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे नरेंद्र सिंह से, जिन्होंने परंपरागत खेती के साथ साथ पशुपालन के क्षेत्र में अहम योगदान दिया है और पशुओं की निस्वार्थ सेवा की है। उनके इसी योगदान की सराहना की गई और उन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। अपने जीवन के कई वर्ष उन्होंने पशुपालन के क्षेत्र को दिए हैं और किस तरीके से किसानों को इससे लाभ हुआ है, अन्य लोगों को कैसे इस क्षेत्र से उन्होंने जोड़ा है, आइए जानते हैं। पानीपत जिले के गांव डिडवाड़ी निवासी नरेंद्र सिंह द्वारा मुर्रा व साहिवाल नस्ल को संरक्षित करने पर भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जा रहा है। नरेंद्र सिंह को बचपन से पशुओं की देखभाल व लगाव का शौक था। शुरुआत से ही उनका ज्यादातर समय पशुओं की बेहतर ढंग से देखभाल करने में बीतता था। चूंकि वो किसान के साथ पंचायत विभाग में ग्राम सचिव भी हैं, ड्यूटी के बाद पशुओं की देखभाल के समय यही प्रयास रहता था कि कुछ पशुओं के हित में भी किया जाना चाहिए। करीब 20 साल पहले नरेंद्र सिंह ने 10 पशुओं के साथ गांव में अपने प्लॉट पर डेयरी की शुरुआत की थी। अब भैंस, झोटे व सांड समेत आज उनकी डेयरी फार्म पर करीब 150 पशु हैं। नरेंद्र सिंह को वर्ष 2013 व वर्ष 2015 में राष्ट्रीय अवार्ड, 2017 में गोपाल रतन अवार्ड व वर्ष 2018 में मुर्रा रतन अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। नरेंद्र सिंह के फार्म की खास बात यह है कि मुर्रा नस्ल की सुंदरता को देखने के लिए विदेशी भी यहाँ आते हैं। तभी तो कोलंबिया के राजकुमार समेत इनकी डेयरी का कई देशों के प्रतिनिधि दौरा कर चुके हैं। इनकी मुर्रा नस्ल की भैंस प्रतियोगिताओं में चैंपियन रह चुकी है। वहीं छोटा शहंशाह दूसरे स्थान पर रहा। इन्हें खरीदने विदेशों से भी लोग आ चुके हैं। हालांकि इन पशुओं का दाम बढ़ चढ़ कर लगाया जा रहा है, पर फिलहाल इन्होंने इन्हें बेचने से मना कर दिया है। मुर्रा नस्ल का झोटा घोलू, प्रिंस व शहंशाह समेत भैंसों की ख्याति देश भर के अलावा विदेशों में छाने के बाद करीब 5 वर्ष पहले उनकी डेयरी पर कोलंबिया के राजकुमार समेत कई देशों के प्रतिनिधियों ने विजिट कर पशुपालन की तकनीक को नजदीक से जाना था। उनकी डेयरी के हरियाणा साहिवाल सांड, नंदी व मुर्रा नस्ल की भैंस प्रतियोगिताओं में प्रथम रहकर चैंपियन बनी व छोटा शहंशाह दूसरे स्थान पर रहा है। पशुपालन सदा से फायदे का सौदा रहा है। अगर किसान नई तकनीकों और सूझबूझ से करें तो इस क्षेत्र में अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। साथ ही अपनी आय भी दोगुनी करने में सफलता हासिल कर सकता है। पशुपालक नरेंद्र सिंह का मानना है कि पशुपालन व्यवसाय को अगर बदलते समय की तकनीक के साथ अपडेट कर दिया जाए तो पशुपालन कभी भी घाटे का सौदा साबित नहीं हो सकता। तो ये थी नरेंद्र सिंह की कामयाबी की कहानी। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं सवाल जवाब की। इस भाग में हम किसानों के सवाल अपने विशेषज्ञों तक पहुंचाते हैं और लेते हैं उनका जवाब। तो आइए जानते हैं किस सवाल का जवाब दे रहे हैं आज हमारे विशेषज्ञ। दिल्ली से हमारे दर्शक नरेश कुमार ने सवाल भेजा है। इनका ये कहना है कि क्या खारे पानी में तोरी की फसल ली जा सकती है, क्या ये संभव है और क्या उन्हें अच्छी पैदावार प्राप्त हो सकती है? तो आइए डबास जी से लेते हैं इसका जवाब। नरेश जी को मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी फसल हम लेते हैं तो अगर पानी जहाँ तक संभव हो वहाँ तक न्यूट्रल, यानी कि जिसमें ना तो ज़्यादा सार हो और ना ही अम्लीय हो, तो इस किस्म के पानी का प्रयोग करना ज़्यादा श्रेयकर रहता है। लेकिन जहाँ पे भी खारी पानी होता है तो खारीपन का कारण होता है कुछ लवण, और जब लवणों की अधिक मात्रा होती है तो पौधे सही से जम नहीं पाते हैं और फसल का सही बढ़वार भी नहीं हो पाती है और सही पैदावार भी नहीं मिल पाती है। तो सबसे पहले तो मैं नरेश कुमार जी को बताना चाहूँगा, आप अपने पानी की जाँच करें, मिट्टी की भी जाँच करवाएँ। उसके बाद वो ये तय करें कि खारे पानी में क्या तोरी की फसल हो पाएगी।
अगर उसकी pH काफ़ी अधिक है, 9 से ज़्यादा है, तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आप वहाँ पे तोरी की फसल ना लें, बल्कि ऐसी फसल लें जो नमक को बर्दाश्त कर सके, क्योंकि तोरी बर्दाश्त तो कर लेती है लेकिन बहुत हद तक बर्दाश्त नहीं कर पाती है। और अगर फिर भी तोरी की खेती करना तो मैं कहूँगा उसको रिज के ऊपर पानी तोरी को लें, और पानी जिस तरह से लगा रहे हैं उस साइड में तोरी को बोएं, जिससे कि नमक जो दूसरी तरफ चला जाए, तो उसमें थोड़ा आपको कोई पॉसिबिलिटी है। या आप पानी का मिक्स करके इस्तेमाल करें, कभी खारे का पानी में मीठा पानी अगर मिक्स करके इस्तेमाल करते हैं तो भी आप तोरी की खेती कर पाएंगे। तो तोरी की फसल सही लेने के लिए आपको सही है कि पहले जांच करें मिट्टी की, पानी की जांच करवाएं, उसके बाद ही निर्णय लें कि उसमें तोरी की खेती करनी है या नहीं करनी है। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद भी कृषि दर्शन जारी रहेगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। छोटा सा ब्रेक। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बहुत बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं फार्मिंग इंडिया पर। हमारी सरकार पशुपालन क्षेत्र को लेकर काफ़ी गंभीर है और पशुपालकों को प्रोत्साहित करने के लिए और उनके जीवन को और बेहतर बनाने के लिए, उनकी आय में वृद्धि करने के लिए लगातार नई नई योजनाएं सामने ला रही है। तो आइए बताते हैं आपको ऐसी ही योजनाओं के बारे में। सरकार समुद्री और अंतर्देशीय यानी इनलैंड मछली पालन के एकीकृत, सतत और समावेशी विकास के लिए PMMSY का शुभारंभ करेगी। समुद्री अंतर्देशीय मछली पालन और एक्वाकल्चर से जुड़ी गतिविधियों के लिए 11,000 करोड़ रुपए तथा आधारभूत ढांचा, फिशिंग हार्बर्स, शीत भंडार, बाजार आदि के लिए 9,000 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसके तहत केज कल्चर, समुद्री शैवाल की खेती, सजावटी मछलियों के साथ नए मछली पकड़ने के जहाज, ट्रेसेबिलिटी यानी पता लगाने, प्रयोगशाला नेटवर्क आदि को बढ़ावा दिया जाएगा। मछुआरों को बैन पीरियड यानी जिस अवधि में मछली पकड़ने की अनुमति नहीं होती है, सपोर्ट, व्यक्तिगत और नौका बीमा के प्रावधान किए जाएंगे। इससे 5 साल में 70 लाख टन अतिरिक्त मछली उत्पादन होगा, 55 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा और निर्यात दुगना होकर 1 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच जाएगा। इसमें अंतर्देशीय, हिमालय राज्यों, पूर्वोत्तर और आकांक्षी जिलों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, खुरपका मुंहपका रोग यानी FMT और ब्रुसेलोसिस के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम 13,343 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ शुरू किया गया। ये कार्यक्रम खुरपका मुंहपका रोग और ब्रुसेलोसिस के लिए मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी और सुअर की आबादी यानी कुल 53 करोड़ पशुओं का 100% टीकाकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया। अब तक 1.5 करोड़ गायों और भैंसों को टैग किया गया है और उन्हें टीके लगाए जा चुके हैं। पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष, डेयरी प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और पशु चारा बुनियादी ढांचे में निजी निवेश का समर्थन करने के उद्देश्य से 15,000 करोड़ रुपए का पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष स्थापित किया जाएगा। विशिष्ट उत्पादों के निर्यात हेतु संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा।
और अब बात मत्स्य पालन की। जी हाँ, मछली पालन के क्षेत्र में कई तरह की संभावनाएं हैं और युवाओं को बड़े पैमाने पर इस क्षेत्र से रोजगार मिल सकता है। साथ ही हमारे किसानों की, पशुपालकों की आय में भी वृद्धि हो सकती है। हमारी सरकार इस बात को भलीभांति समझती है, इसीलिए ब्लू रेवोल्यूशन यानी नीली क्रांति को लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। किस तरह से नई तकनीक का इस्तेमाल इस क्षेत्र में किया जा सकता है, इसे और लाभकारी बनाया जा सकता है, आइए जानते हैं विशेषज्ञ से। आप देखेंगे लास्ट 7 दशक में 70 साल में जो प्रोडक्शन 18 गुना बढ़ा है, जो 7.5 मिलियन लाख टन से आज हम बोल रहे हैं 140 लाख टन। ये सब पॉसिबल है जो हमारा जो किसान भाई ने खेती से तो प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसके पीछे जो हमारा ज्ञान है, जो हमारा टेक्नोलॉजी हम निकास करते हैं हमारा रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के द्वारा, जैसे कार्प कल्चर हुआ, कैटफिश कल्चर हुआ, श्रिम्प झींगा पालन हुआ, सब के विषय में जो शोध होता है, वो शोध से जो ज्ञान निकल के आता है वो टेक्नोलॉजी और फार्मर के पास पहुंचता है। ये जो तो हमारा जो 8 इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट जो काम करते हैं, जो एक्वाकल्चर के ऊपर करते हैं, 3 इंस्टीट्यूट ऐसे हैं पूरा एक्वाकल्चर के साथ जुड़े हैं, फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर एंड ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर 2 इंस्टीट्यूट है। और जो CMFRI है वो तो मछली जो समुंदर से कैसे पकड़ेंगे उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। उसके अलावा भी मेरीकल्चर के ऊपर काम करते हैं, जो समुंदर में खेती होता है। ये सब टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए जो भी प्रोडक्शन हो रहा है आज के दिन में, ये संभव हुआ। सरकार कृषि क्षेत्र के बुनियादी ढांचे यानी अवसंरचना को मजबूत करने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है, इसीलिए कृषि अवसंरचना कोष को तैयार किया गया। किस तरीके से इससे अवसंरचना के क्षेत्र को और मजबूती मिलेगी और कृषि का क्षेत्र और बेहतर होगा, आइए जानते हैं। कृषि क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए अवसंरचना यानी बुनियादी ढांचा बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार कटाई उपरांत प्रबंधन तंत्र को मजबूत कर रही है। इसके लिए लॉकडाउन के दौरान वित्त मंत्री ने 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना कोष का ऐलान किया था। ये रकम बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण के तौर पर दी जानी है। आम किसानों के अलावा प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी, विपणन सहकारिता सोसाइटी, कृषि उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह, बहुउद्देशीय सहकारिता सोसाइटी, कृषि उद्यम और स्टार्टअप इसके माध्यम से ऋण ले सकते हैं। 2 करोड़ तक के कर्ज पर ब्याज में 3% तक की छूट का प्रावधान किया गया है। ये योजना फिलहाल 10 साल के लिए है, यानी 2020-21 से 2029-30 तक। 1 लाख करोड़ की रकम 4 साल में जारी की जाएगी। पहले साल 10,000 करोड़ रुपए और फिर अगले 3 वित्तीय वर्षों में 30-30 हजार करोड़। भारत की 58% जनसंख्या की रोजी रोटी का दारोमदार कृषि और उससे जुड़े व्यवसायों पर है। ज्यादातर किसानों की सालाना आय बहुत कम है। कटाई उपरांत सही बुनियादी ढांचा न होने की वजह से 15 से 20% उपज बर्बाद हो जाती है, जबकि दूसरे देशों में यह आंकड़ा 5 से 15% है। कृषि अवसंरचना कोष का उद्देश्य ऐसे ढांचे का विकास करना है जिसमें किसान अपनी उपज बिना बिचौलिए के सीधे बेच सके और कटाई के उपरांत उनकी फसल में बर्बादी भी कम हो। इससे निश्चित तौर पर उनकी आमदनी बढ़ेगी। कृषि अवसंरचना कोष ग्रामीण क्षेत्रों में भंडार गृहों, शीत गृहों, पैक हाउस के निर्माण और उनके विकास के अलावा बाजार व्यवस्था को दुरुस्त करने पर खर्च होना है। साथ ही प्रसंस्करण इकाइयां भी इसका लाभ उठा सकती हैं। प्रसंस्करण से फसलों का मूल्यवर्धन होगा और भंडार गृहों के निर्माण से किसान को अपनी फसल रोक कर रखने में मदद मिलेगी। फसल को रोकने का फायदा ये होगा कि बाजार में जब भी बेहतर भाव होगा तब वो फसल बेच सकेंगे। किसान भाई और बहनों, इस भाग में हम आपको बताते हैं तमाम अलग अलग मोबाइल ऐप्स के बारे में, ताकि आप इन ऐप्स को डाउनलोड करके पशुपालन और कृषि संबंधी तमाम नई नई जानकारियां प्राप्त कर सकें। इसी सिलसिले में आज हम आपको बताने वाले हैं बफलो पोषाहार मोबाइल ऐप के बारे में। तो आइए देखते हैं क्या है इसमें विशेष। बफेलो पोषाहार एक शैक्षिक मोबाइल ऐप है जिसे ICAR CIRB हिसार द्वारा ज्ञान प्रदान करने और भैंस मालिकों के लिए एक गाइड के रूप में विकसित किया गया है। ऐप संपूर्ण सामग्री को 6 अलग अलग खंडों में विभाजित करके भैंस पोषण के विभिन्न क्षेत्रों पर बुनियादी जानकारी प्रदान करता है।
भैंस फीड प्रबंधन, चारा प्रबंधन और संरक्षण, बछड़ा चारा प्रबंधन, सामान्य पोषण की कमी, पशुओं में विषाक्तता। एप्लीकेशन वर्तमान में हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में उपलब्ध है। पूर्ण ऐप सामग्री में डाउनलोड सुविधा के साथ ऑडियो बैकअप है। और अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की। तो आइए जानते हैं अगले 2 दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल। शुक्रवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बारिश की संभावना। गुरुवार को उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई जगह बरसेंगे बादल। गुरुवार को अरुणाचल प्रदेश में अधिकतर जगहों पर बरसात का अनुमान। गुरुवार और शुक्रवार को असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में बरसात के आसार। गुरुवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ जगह बारिश संभव। शुक्रवार को ओडिशा में कहीं कहीं बारिश की उम्मीद। गुरुवार और शुक्रवार को केरल में कहीं कहीं बरसात की संभावना। 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कई हिस्सों में वर्षा संभव। और अब बात मंडी भाव की। आइए देखते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में कैसा रहा जिंसों का भाव। गुजरात की जंबूसर मंडी में मक्का का भाव 1650 रुपए से 1850 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। राजस्थान की बेगू मंडी में भाव 1400 रुपए से 1710 रुपए प्रति क्विंटल रहा। खानपुर मंडी में भाव 800 रुपए से 1235 रुपए दर्ज किया गया। विजयनगर मंडी में मक्का का भाव 1361 रुपए से 1485 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश की अलीगंज मंडी में मक्का का भाव 1250 रुपए से 1270 रुपए प्रति क्विंटल रहा। गाजियाबाद मंडी में भाव 1725 रुपए से 1775 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कासगंज मंडी में भाव 1270 रुपए से 1360 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। लखीमपुर मंडी में भाव 1430 रुपए से 1520 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। और अब बात करते हैं ट्विटर प्लेट की, जिसमें हम आपको कृषि और पशुपालन के क्षेत्र से जुड़े हुए ट्वीट्स की जानकारी देते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है आज ट्विटर प्लेट पर। कृत्रिम गर्भाधान हेतु सेक्सड सीमन का प्रयोग करते समय ये प्रयास करें कि सीमन को 45 सेकंड में पिघलाकर जितनी जल्दी हो सके उसका उपयोग कर लें। इसी के साथ ही आज के कृषि दर्शन में फिलहाल इतना है, लेकिन कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। अगर आप कोई सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं, कोई प्रश्न हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है krishidarshan@gmail.com। हमें आपके पत्र और ईमेल्स का इंतजार रहेगा। दीजिए इजाजत। कृषि दर्शन के नए अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।